हाय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है जी एडवांस और मेंस दोनों के लिए, और नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है चैप्टर। कंप्लीट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पे बेस्ड है केमिस्ट्री, विच इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इस केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम कॉम्प्लेक्सेस की स्टडी करते हैं कि कॉम्प्लेक्सेस के अंदर जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, मेटल एटम की लेविस एसिडिक नेचर होती है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है, डोनर एटम वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन करता है उसके ऑर्बिटल्स में अकॉर्डिंग टू दिस केमिस्ट्री, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। उस कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने से उसकी स्टेबिलिटी, उसकी स्ट्रक्चर, उसकी कलर, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इन सब की स्टडी हम करते हैं। उसके आइसोमेरिज्म तक की स्टडी करते हैं, विच इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। मीन्स द केमिस्ट्री which deals explanation of structure, bonding, color, stability, magnetic moment या magnetic property, isomerism, of complexes is called coordination chemistry. इन सब की डीलिंग होगी, और इस चैप्टर में कंप्लीटली यही जो टॉपिक हैं बहुत सिंपल है बहुत। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहा हूं सॉल्ट क्या होते हैं। आप जानते हो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनने वाली स्पीसीज को हम सॉल्ट नाम देते हैं। मीन्स द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसेस इज कॉल्ड सॉल्ट। यहां पे हम तीन टाइप के सॉल्ट का डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट, विच इज सिंपल सॉल्ट लाइक NaCl, KCl, Na2CO3 and so on, Na2SO4, K2SO4, KCl and so on। जैसे कि इसमें दिखा हुआ है कि एक कैटायन है, एक टाइप का एनायन है, एक टाइप का कैटायन एनायन, एक टाइप का कैटायन एनायन, सभी ये जो सोल्ट बने हुए हैं, यानी कि इन सोल्ट के अंदर जो सिंपल सोल्ट है उनमें एक टाइप का कैटायन होता है और एक टाइप का एनायन होता है। मीन्स सिंपल सोल्ट कंटेन वन टाइप ऑफ कैटायन एंड वन टाइप ऑफ एनायन। और ये आपको पहले ही पता है कि अगर हम NaCl की फॉर्मेशन कर रहे हैं तो HCl की हम NaOH के साथ ट्रीटमेंट करवाएंगे। HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, तो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन होगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा, एक तो NaCl बनता है और एक वाटर बनेगा H2O। NaCl एक सोल्ट बना, इस सोल्ट के अंदर अगर हम देखें तो कैटायन है वो Na+ है और ये बेस से आया है, और एनायन है वो Cl- है और वो एक एसिड से आया हुआ है। मीन्स ऑलवेज कैटायन इन सॉल्ट इज बेसिक रेडिकल एंड एनायन इन सॉल्ट इज एसिडिक रेडिकल। यानी कि हम यहां पे कह सकते हैं
कि एक एक टाइप के रेडिकल से बने हुए एक एसिडिक रेडिकल है और एक बेसिक रेडिकल है, और अगर इन सॉल्ट को हम एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दें तो डिसोसिएट होंगे, और डिसोसिएट सॉल्ट जो होता है वो 100% आयोनाइज्ड होता है। जैसे ही आयोनाइज्ड होगा तो Na+ और Cl- में मींस कैटायन और एनायन में ब्रेक होगा, और उस एक्वस सॉल्यूशन से हम इंडिपेंडेंटली कैटायन और एनायन का टेस्ट ले सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन उसका कर सकते हैं रेडिकल का, मींस इंडिपेंडेंटली कैटायन एंड एनायन expressed their test in aqueous solution is called in aqueous solution of simple salt. सिंपल सॉल्ट के कैटायन और एनायन इंडिपेंडेंटली एक्वस सॉल्यूशन में उनका टेस्ट भी देते हैं। इसके साथ साथ जो सिंपल सॉल्ट है वो हाइड्रेटेड हो सकता है और हाइड्रेटेड नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl ये क्या है, नॉन हाइड्रेटेड सॉल्ट है, जबकि Na2CO3 अगर हम देखते हैं तो Na2CO3 10H2 में भी पाया जाता है, यानी कि हाइड्रेटेड भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लिथियम क्लोराइड है LiCl 8H2O हाइड्रेटेड है लिथियम का क्लोराइड, लेकिन सोडियम और पोटेशियम का क्लोराइड हाइड्रेटेड नहीं होते। तो इस टाइप के सॉल्ट हाइड्रेटेड हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इस टाइप के सॉल्ट्स को नाम देते हैं हम सिंपल सॉल्ट। नेक्स्ट है डबल सॉल्ट। सेकंड इज डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट उस टाइप के सॉल्ट होते हैं जो एक से ज्यादा टाइप के सॉल्ट से बने हुए होते हैं और हमेशा ही हाइड्रेटेड होते हैं, कभी भी नॉन हाइड्रेटेड या नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं पाए जाते। मींस फॉर्म्ड बाय मोर देन वन कंपोनेंट्स। एक से ज्यादा कंपोनेंट, जरूरी नहीं है कि वो सॉल्ट हो, सॉल्ट के अलावा भी कुछ हो सकते हैं। एक से ज्यादा सॉल्ट से बने होते हैं या एक से ज्यादा कंपोनेंट से बने हुए होते हैं। ऑलवेज कंटेन, ध्यान दे लेना, ऑलवेज कंटेन सिमिलर कैटायन और एनायन इन टू सॉल्ट्स। टू सॉल्ट्स कौन से, सिंपल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल समझोगे आप, फॉर एग्जाम्पल पोटास एल्म। पोटास एल्म फॉर्मूला इज K2SO4 Al2SO4 whole thrice 24H2O. That is potass एल्म. Always hydrated, हमेशा ही हाइड्रेटेड होते हैं, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स उसके पास होंगे, हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल होगा ये। K2SO4 इसमें अगर हम देखें तो एक तो आयन कौन सा है, पोटेशियम है। इसमें दो कैटायन, दो सिंपल सॉल्ट हैं, K2SO4 एक Al2SO4 होल थ्राइस है। तो दो आपके पास सिंपल सॉल्ट से मिलके बना हुआ है और हाइड्रेटेड भी है। 24 वाटर के मॉलिक्यूल एक मोल के साथ या एक मॉलिक्यूल के साथ पाए जाते हैं, या एक मोल के साथ 24 वाटर मोल्स भी पाए जाएंगे इसमें। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो पोटेशियम और एल्यूमिनियम दो डिफरेंट कैटायन हैं, जबकि सल्फेट एक सिमिलर एनायन भी है दोनों के अंदर। इन दो सॉल्ट जो यहाँ पे यूज हुए हैं उनमें या तो कैटायन कांस्टेंट हो सकता है या फिर एनायन कांस्टेंट हो सकता है, और वो हमेशा ही हाइड्रेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल कार्नालाइट, KCl MgCl2 8H2O कार्नालाइट है। इसमें अगर देखें तो KCl एक सिंपल सॉल्ट है, MgCl2 एक सिंपल सॉल्ट है, वाटर के मॉलिक्यूल भी है, मींस हाइड्रेटेड भी है। इसमें कैटायन पोटेशियम और मैग्नीशियम डिफरेंट है, लेकिन एनायन क्लोराइड एनायन यहाँ पे सेम है। फॉर एग्जांपल मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट इज ferrous ammonium sulfate FAS, means FeSO4 NS4 whole twice SO4 and 6H2O। हाइड्रेटेड है, दो टाइप के सिंपल सॉल्ट इसमें प्रेजेंट है। दोनों टाइप के सिंपल सॉल्ट्स में कॉमन जो आयन है वो कौन सा आयन है, सल्फेट आयन है। Fe आयन यहाँ पे +2 में है। फॉर एग्जांपल मेलेकाइट,
और एजुराइट, दोनों के फॉर्मूले आपको बता रखे हैं। क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड होता है, क्यूप्रिक कार्बोनेट होता है, और 2H2O। कार्बोनेट अगर ट्वाइस कर देंगे तो उसको हम एजुराइट नाम देंगे। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो एक तो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड और एक क्यूप्रिक कार्बोनेट यहाँ पे प्रेजेंट है, और वाटर के मॉलिक्यूल भी इसके साथ प्रेजेंट है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे यूज हुए हैं तो हाइड्रेटेड, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उसके साथ साथ इसमें कैटायन कॉमन है और एनायन क्या है, डिफरेंट है। तो हम इस टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस चीज को, विच इज डबल सोल्ट। अब इसमें एक खास बात यह है कि अगर इसको हम वाटर के अंदर डिसोल्व कर देते हैं तो ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। मींस पोटास आयन को अगर हम वाटर में डिसोल्व करेंगे तो वाटर के अंदर इससे कौन कौन से आयन बनेंगे, एक तो पोटेशियम आयन बनेगा, एक Al+3 आयन बनेगा, और एक SO4- आयन बनेगा, डिसोल्व हो जाएंगे इसमें। इससे बनेगा पोटेशियम, मैग्नीशियम Mg+2 एंड Cl- क्लोराइड आयन बनेंगे। इससे Fe+2, NH4+ अमोनियम और सल्फेट आयन बनेगा। इससे अगर देखते हैं तो क्यूप्रिक आयन बनेगा Cu+2 एज वेल एज हाइड्रोक्सिल आयन एंड कार्बोनेट आयन, ये सब बनेंगे। और वो वाटर जो सॉल्यूशन है वो अपने आयंस का इंडिपेंडेंटली टेस्ट एक्सप्रेस करेगा। मींस सिंपल सोल्ट और डबल सोल्ट में डिफरेंस आपके समझ आ गया होगा। सिंपल सोल्ट एक टाइप का कैटायन एक टाइप के एनायन से बना होता है। डबल सोल्ट जनरली दो सोल्ट से बना होता है, जिसमें या तो कैटायन कॉमन होता है या फिर एनायन कॉमन होता है, और हमेशा ही हाइड्रेटेड होता है। और दोनों ही सोल्ट, सिंपल सोल्ट भी और डबल सोल्ट भी, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद अपने आयंस का इंडिपेंडेंटली टेस्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं। सॉरी, अपने आयंस का इंडिपेंडेंटली टेस्ट एक्सप्रेस करते हैं, सिंपल सोल्ट एंड डबल सोल्ट। मींस इससे नीचे नोट कर लेना कि आयंस का, इन आयंस का एक्वा सॉल्यूशन इंडिपेंडेंटली टेस्ट एक्सप्रेस करेगा। अब तीसरे टाइप की सॉल्ट की मैं बात कर रहा हूं, विच इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, और उसी पे डिपेंड कर रही है कोऑर्डिनेशन कैपेसिटी। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट ये भी एक टाइप का सॉल्ट है, लेकिन इसमें होता क्या कि एक्वस सॉल्यूशन में वो अपने इंडिपेंडेंटली आयंस में डिसोसिएट नहीं होता है, वो मैं यहां पे एक्सप्लेन करूंगा। इट इज फॉर्म्ड बाय 2 or more species, more components. For example, अगर हम कॉपर सल्फेट यूज कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट को हमने अमोनिया के साथ ट्रीट करवा दिया इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन एक 3 कंपोनेंट हमने यूज कर लिए, तीनों कंपोनेंट्स की रिएक्शन होगी। रिएक्शन से एक कॉम्प्लेक्स बना CuNH4 CuNH3 whole 4 H2O whole twice +2 and SO4-2। बैलेंस करने के लिए अमोनिया के हम 4 मोल यूज कर सकते हैं यहाँ पे, और वाटर के हम यहाँ पे 2 मोल यूज कर सकते हैं। रिएक्शन बैलेंस है। देन इट इज कॉम्प्लेक्स सोल्ट। ये जो सोल्ट बन गया ये कॉम्प्लेक्स सोल्ट है। अब यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि जिसको हमने ब्रैकेट से बंद किया है, विच इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, सल्फेट बाहर की तरफ है, एंटिटी को हम ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, या कोऑर्डिनेशन स्फीयर को ब्रैकेट से बंद कर देते हैं, और जो बाहर की तरफ आयन बच रहा है, यहाँ पे एनायन बच रहा है, कभी कभी कैटायन भी हो सकता है। अगर एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज है तो कैटायन आएगा इधर, और एंटिटी पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे एनायन आएगा। तो उस कंडीशन में इस आयन को हम नाम देते हैं काउंटर आयन, और इट इज कॉम्प्लेक्स आयन। या मैं दूसरी बात करूं कि अगर हमने FeCN2 फेरस साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड दोनों की रिएक्शन करवा दी तो भी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है K4FeCN6। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, आयरन एज इट इज रखा, साइनाइड यहाँ पे 2 थे, यहाँ पे मैंने 4KCl लिया, रिएक्शन बैलेंस हो गई। इट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। इसमें भी एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी है दिस, और एक ये यहाँ पे काउंटर आयन हो गया, ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी है और यहाँ पे काउंटर आयन हो गया। या फिर मैं ये कहता कि FeCl2 और KCl की रिएक्शन करवा दी हमने 6 के साथ, देन फिर यही स्पीसीज बनी K4
Fe6 और प्लस में यहाँ पे 6 यूज किया था, 2 KCl बाहर निकल गया। तो ये तो एक सिंपल सॉल्ट है और ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन गया। यहाँ पे काउंटर आयन पे नेगेटिव चार्ज था तो एंटिटी पे पॉजिटिव था, यहाँ पे काउंटर आयन पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो एंटिटी पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक बात है कि जो सॉल्ट आपके पास प्रिपेयर हुआ है, ये जो सॉल्ट है विच इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इस सॉल्ट को जब हम वाटर में डिसोल्व करते हैं तो वाटर में डिसोल्व पे जो एंटिटी हमने यूज की है वो डिसोसिएबल नहीं होती, वो डिसोसिएट नहीं होती है वाटर में, यानी कि कॉम्प्लेक्स आयन अलग होगा और काउंटर आयन अलग हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यही सॉल्ट था हमारे पास, CuNH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस एंड SO4, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स सॉल्ट था। वाटर के अंदर जब इसका डिसोसिएशन होगा तो काउंटर आयन अलग हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स आयन अलग हो जाएगा। मीन्स काउंटर आयन बनेगा ये CuNH3 होल 4 H2O होल ट्वाइस प्लस 2 और प्लस में SO4 माइनस 2, इट इज कॉम्प्लेक्स आयन। इसी टाइप से हम K4FeCl6 को देखते हैं। तो वाटर के अंदर ये डिसोसिएट होगा, एंटिटी वाटर के अंदर डिसोसिएट नहीं होती, तो 4K प्लस में FeCl6 माइनस 4, ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन है और ये काउंटर आयन है। अगर हम इसको देखते हैं तो एक्वा सॉल्यूशन में डिसोसिएट हुआ है, लेकिन यहाँ पे कॉपर डिसोसिएट नहीं हो पा रहा, यहाँ पे आयरन और साइनाइड अलग अलग नहीं हो पा रहे हैं। अगर हम इसको लेते हैं FeCN2 को, ये एक सिंपल सॉल्ट है और इसको हम डिसोसिएट कराते हैं वाटर के अंदर Fe+2 और 2Cl माइनस में डिसोसिएट होता, तो एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे आयरन का और साइनाइड आयन दोनों का टेस्ट देता, लेकिन यहाँ पे हमें Fe+2 का टेस्ट नहीं मिलेगा इस सॉल्यूशन से, यहाँ पे हमने Cl माइनस का टेस्ट भी इस सॉल्यूशन से नहीं मिलेगा, यहाँ पे हमने पोटेशियम का टेस्ट इस सॉल्यूशन से मिल जाएगा, लेकिन एक स्पेसिफिक आयन का टेस्ट मिलेगा विच इज फेरोसाइनाइड आयन। आयन को क्या नाम दिया हमने, फेरोसाइनाइड। फेरोसाइनाइड आयन का हमें टेस्ट मिलेगा विच इज FeCN6 माइनस 4। तो इस टाइप के सॉल्ट्स को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, यानी वे सॉल्ट जो वाटर में डिसोसिएट हो जाते हैं लेकिन एक एंटिटी वहां पे डिसोसिएट नहीं होती जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, और उन आयंस का हम इंडिपेंडेंटली टेस्ट नहीं ले सकते। ये चीज आप नोट कर लेना। ये थी जनरल 3 टाइप के सॉल्ट, तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस वो बता दिया मैंने। पूरा चैप्टर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट पे बेस्ड है। अब इसके अंदर जो जनरल टर्म्स हम यूज करेंगे उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जनरल टर्म्स used in coordination chemistry or complexes. Number first, central metal ion, atom or ion. जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं या एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, मीन्स मेटलिक जो एटम्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स का सेंटर एटम होते हैं, या फिर आयनिक फेज में होंगे या फिर एटॉमिक फेज में होंगे। मीन्स जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक मेटल्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हो गए, डी ब्लॉक के हो गए, और सेंट्रल मेटल एटम इन कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस में ये सेंट्रल मेटल एटम होते हैं। क्यों होते हैं, उसका बेसिक रीजन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें एक्टिनोइड्स, लेंथेनोइड्स इतना नहीं करते, एक्टिनोइड्स की टेंडेंसी ज्यादा होती है लेंथेनोइड से। डी ब्लॉक के एलिमेंट और एक्टिनोइड्स में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, मींस ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेबल होते हैं। जैसे मैग्नीज की अगर बात करें तो +2 से +7 तक के ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक्सप्रेस करता है। अब डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एक्टिनोइड्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्यों शो करते हैं, उसका बेसिक रीजन ये है कि उनके अंदर सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर गैप कम होता है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इजीली दूसरा भी निकल सकता है। थोड़ा सा अगर पोटेंशियल बढ़ा दिया तो तीसरा भी निकल सकता है।
तो सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होने की वजह से या गैप कम होने की वजह से ट्रांजिशन एलिमेंट्स या एफ ब्लॉक की जो मेटल्स होती हैं, जिनमें एक्टिनोइड्स की बात कर रहा हूं मैं, लैंथेनोइड्स इतने कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते, तो उनके अंदर ये टेंडेंसी होती है कि वो कॉम्प्लेक्स सोल्ट बनाए या कॉम्प्लेक्स आयन बनाए। तो मेटल जो होती है वहां पे लेविस एसिडिक नेचर शो करती है। फॉर एग्जांपल K4 FeCN6 कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने बताया Cu NH3 4H2 twice SO4। फॉर एग्जांपल Ni CO4। फॉर एग्जांपल Cu NH3 4Cl2। फॉर एग्जांपल Ni NH3 6 NiCl6। फॉर एग्जांपल Ti H2O 6 +3 आयंस की फॉर्म में ले लिया हमने। ये कॉम्प्लेक्सेस हैं और ये बनते भी हैं। फॉर एग्जांपल KMnO4, फॉर एग्जांपल K2Cr2O7। तो ये जनरली डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट करते हैं। मैं ध्यान देना यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, ये मैंने काउंटर आयन कैटायन लिया है, कॉम्प्लेक्स आयन एनायन लिया है, ऐसा भी कंपाउंड हो सकता है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन मैंने कैटायन लिया है, काउंटर आयन एनायन लिया है। यहाँ पे मैंने कॉम्प्लेक्स स्पीसीज लिया है, कोई चार्ज नहीं है उससे, न्यूट्रल स्पीसीज है। यहाँ पे मैंने काउंटर आयन एनायन लिया है और कॉम्प्लेक्स आयन कैसा है, कैटायन है। यहाँ पे काउंटर आयन है ही नहीं, दोनों ही एनायन एंड कैटायन कॉम्प्लेक्सेस हैं। यहाँ पे एक मैंने आयन लिया है, यहाँ पे काउंटर आयन क्या है, कैटायन है, और कॉम्प्लेक्स आयन कौन से हैं, एनायन है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं देन आयरन दिस, कॉपर दिस, निकल दिस, कॉपर निकल, टाइटेनियम, मैग्नीज, chromium, these are d block elements and these are central metal atom. It is due to the nature of central metal atom is acidic, Lewis acidic nature. तो ये जो दूसरी स्पीसी है ये इस लेविस एसिडिक नेचर को अपना एक लॉन पेयर डोनेट करती है, और लॉन पेयर पूरा डोनेट करती है तो कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है अकॉर्डिंग टू थेवेस। तो उस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की वजह से इसको नाम दिया हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सेकंड इज लिगेंड्स। लिगेंड्स वो स्पीसीज होती हैं जिनमें एटलीस्ट वन डोनर एटम होता है, जिसके पास लोन पेयर होता है। लोन पेयर होगा तो वो डोनेट कर सकता है, तो एटलीस्ट ऐसी स्पीसीज जिसके पास एक डोनर एटम हो और वो सेंट्रल एटम को या सेंट्रल मेटल एटम को अपना लोन पेयर डोनेट कर सके, उस स्पीसीज को हम नाम देते हैं लिगेंड। लिगेंड कैन बी कैटायनिक स्पीसीज, एनायनिक स्पीसीज और न्यूट्रल स्पीसीज। मींस स्पीसीज कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल। कैटायनिक भी हो सकती है, एनायनिक भी हो सकती है और न्यूट्रल भी। हैविंग एटलीस्ट वन डोनर एटम and easily donate lone pair to central metal atom is called ligand. उसको हमने नाम दिया लिगेंड। तो लिगेंड यहाँ पे देखें तो ये कौन है लिगेंड, यहाँ पे साइनाइड है जो आयरन को Fe+2 को यहाँ पे डोनेट कर रहा है। यहाँ पे साइनाइड इज लिगेंड Cn-। यहाँ पे अमोनिया, ये कैसी है, एनायनिक स्पीसीज है। अमोनिया न्यूट्रल है, वाटर भी न्यूट्रल है, ये दोनों भी क्या है, लिगेंड्स है। कार्बोनिल न्यूट्रल है, ये भी क्या है, लिगेंड है। वाटर न्यूट्रल है, लिगेंड है। अमोनिया न्यूट्रल है, लिगेंड है। क्लोराइड एनायनिक है और लिगेंड की वर्क कर रहा है। यहाँ पे अमोनिया लिगेंड का वर्क कर रहा है। यहाँ पे ऑक्साइड आयन है O-2 लिगेंड है, और यहाँ पे भी ऑक्साइड आयन है O-2 वो भी लिगेंड है। यानी सेंट्रल मेटल एटम को जो कोऑर्डिनेटेड करता है या जो बॉन्ड बना के रखता है उसके साथ, लॉन पेयर के साथ, विच इज
लिगैंड, और लिगैंड की हमेशा ही लेविस बेसिक नेचर होगी, ऑलवेज लेविस बेस। और सेंट्रल मेटल एटम हमेशा ही कैसा होगा, लेविस एसिडिक नेचर का होगा, यानी कि हमेशा ही लेविस बेसिक नेचर का होता है लिगैंड, यानी एटलीस्ट उसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। थर्ड इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कंबाइंडली सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड, उन दोनों को हम एक साथ नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और उसके कैपिटल ब्रैकेट से या बड़े ब्रैकेट से हम बंद कर देते हैं। मीन्स कंबाइंडली सेंट्रल मेटल एटम एंड ligands called coordination entity, सी से नोट कर रहा हूं, denoted by capital bracket and not dissociate in aqueous solution। पहले भी बता चुका हूं मैं आपको, एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ K4FeCN6 कैपिटल ब्रैकेट से जो बंद किया है विच इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। फॉर एग्जांपल CO2CO8 कैपिटल ब्रैकेट से बंद कर दिया मैंने, ये कोबाल्ट है, ये कार्बोनिल है, ध्यान देना C एंड O छोटा लिखा है, CO बराबर लिखे, इट इज कार्बोनिल, इट इज लिगैंड एंड इट इज कोबाल्ट। तो ये क्या होगी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी, न्यूट्रल है ये। फॉर एग्जाम्पल K3FeCN6, इसमें भी ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। जनरली इसको हम बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, क्योंकि इसमें इस साइन को नाम दे रहे हैं फेरोसाइनाइड, एंड इज पोटेशियम फेरीसाइनाइड। इसको हम नाम दे रहे हैं फेरीसाइनाइड। यहाँ पे आयरन +2 में है और यहाँ पे आयरन +3 में है। पोटेशियम फेरीसाइनाइड है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड है। ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व तो हो जाएगी, लेकिन डिसोसिएट नहीं होगी। डिसॉल्व तो आयनिक फॉर्म में होगी, फेरीसाइनाइड आयन बनेगा, डिसोसिएट ही नहीं हो पाएगी। फॉर एग्जांपल TiH2O6Cl3, इसमें ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है। टाइटेनियम यहाँ पे +3 में है, नोमेनक्लेचर में इनका नाम और बता दूंगा मैं। ये था कोऑर्डिनेशन एंटिटी, यानी कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड जो लॉन पेयर डोनेशन से जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना हुआ है, उस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के जुड़ी हुई होती है, उसको नाम दे रहे हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। वाटर के अंदर डिसोसिएट नहीं होती है, उसका अपना एक आयन होता है, वो डिसोसिएबल नहीं है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कोऑर्डिनेशन स्फीयर उसको नाम दिया है। फोर्थ, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन यानी कि स्ट्रक्चर बेस्ड है, बेसिस ऑन हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे जितने लिगेंड होते हैं उसके बेस पे हम दे सकते हैं। सपोज करो ये मेटल है और 2 लिगेंड है, ये कंडीशन हो सकती है। मेटल है 3 लिगेंड हो सकते हैं, मेटल है 4 लिगेंड हो सकते हैं, मेटल है 5 लिगेंड हो सकते हैं, मेटल है 6 लिगेंड हो सकते हैं। L से लिगेंड को नोट कर रहा हूँ और M से मेटल को नोट कर रहा हूँ। अगर Ml2 है तो हाइब्रिड स्टेट sp होगी, हेक्टा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। Ml3 है तो sp2 होगी। Ml4 है तो 2 कंडीशन बन सकती हैं, या तो sp3 होगी या फिर dsp2 होगी। इसमें भी 2 कंडीशन बन सकती हैं, sp3d होगी या फिर dsp3 होगी। इसमें भी 2 कंडीशन बन सकती हैं, sp3d2 या फिर d2sp3 होगी। ये जो इनर डी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनको हम इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स नाम देते हैं, बाकी सभी को हम आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स नाम देते हैं। इनर जो डी ऑर्बिट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इनको जनरली हम नाम दे रहे हैं इनर ऑर्बिट। मॉडर्न कंसेप्ट में कॉम्प्लेक्स
तो जब हाइब्रिड स्टेट sp होती है तो बॉन्ड एंगल आपको पता है 180 डिग्री का होता है। हाइब्रिड स्टेट sp2 होती है तो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का होता है। हाइब्रिड स्टेट sp3 होती है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स और dsp2 होती है तो 90 डिग्री के होते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में 120 डिग्री एंड 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। इस कंडीशन में सारे 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनती है वो लीनियर होती है, इसमें स्ट्रक्चर बनती है ट्रायंगुलर होती है। इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगी sp3 में विच इज टेट्राहेड्रल, और dsp2 में जो बनती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगी दोनों ही कंडीशन में विच इज ट्रायंगुलर या ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होती है, और इसमें जो स्ट्रक्चर बनती है विच इज ऑक्टाहेड्रल, या फिर इसको हम नाम दे सकते हैं ऑक्टाहेड्रल के अलावा स्क्वायर बाइपिरामिडल। तो इस स्ट्रक्चर्स को नाम दे रहे हैं पॉलीहेड्रल। तो किस टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगी? इन केस ऑफ ML2 में मेटल सेंट्रल एटम होगा, लिगेंड यहां से जुड़ेंगे, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा दोनों में। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जो लिगेंड टू मेटल है, इसलिए एरो से मैंने नोट किया है यहाँ पे, और लीनियर इसकी ज्योमेट्री होगी। यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम के पास कोई लोन पेयर की कंडीशन नहीं रहेगी। जैसे हम नॉर्मल हाइब्रिडेशन पढ़ रहे हैं वैसा हाइब्रिडेशन नहीं है, हाइब्रिडेशन के टाइप वही है, लेकिन यहाँ पे हमेशा ही मेटल के सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडेशन में। जबकि हाइब्रिडेशन की कंडीशन है कि वैकेंट भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, हाफ फिल भी कर सकते हैं और फुल फिल भी कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सेस के केस में हमेशा ही सेंट्रल मेटल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसलिए यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम के पास लोन पेयर, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में लोन पेयर की कंडीशन नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे एंगल्स, बॉन्ड एंगल्स जो बनते हैं उनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग सेंट्रल मेटल एटम के पास, सेंट्रल एटम के पास अगर हाइब्रिड स्टेट के अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल में कोई लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर या फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन की वजह से उसके बॉन्ड एंगल्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होंगे। कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा? 180 डिग्री का। अगर ML3 है तो सेंट्रल मेटल एटम ये है, लिगेंड ये होंगे 3, और जो एंगल बनेगा वो 120 डिग्री का बनेगा। और स्ट्रक्चर कैसे होगी? ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगी, या ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर नाम दे सकते हैं। इसी टाइप से ML4 के अकॉर्डिंग दो बन सकते हैं, एक तो sp3 हाइब्रिड हो सकता है तो उसमें तो टेट्राहेड्रल बनेगा, और जो dsp2 है इसके अंदर बनने की कंडीशन है स्क्वायर प्लेनर। तो इन केस ऑफ sp3 मेटल ये है, ये 4 लिगेंड होंगे, और स्ट्रक्चर इसकी हो जाएगी टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर कैसी होगी? टेट्राहेड्रल। और सभी बॉन्ड एंगल जो होंगे वो 109 डिग्री 28 मिनट्स के होंगे। अगर dsp2 हाइब्रिडेशन है अगर dsp2 है तो मेटल प्लेनर कंडीशंस में रहेंगी, 4 लिगेंड जुड़ेंगे, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा और कॉम्प्लेक्स इस टाइप का होगा 90 डिग्री का एंगल। स्ट्रक्चर इसकी कैसे हो जाएगी? स्क्वायर प्लेनर। एग्जांपल्स मैं बता दूंगा अभी। मींस कॉम्प्लेक्स विल बी ML5। सेंट्रल मेटल एटम ये है, ये 2 लिगेंड होंगे, पिरामिडल होंगे, 3 लिगेंड होंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे। इक्वेटोरियल पोजीशन के जो एंगल्स हैं वो 120 डिग्री के रहेंगे, और ये जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा इसके साथ। और स्ट्रक्चर कैसी होगी इसकी? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल।
इसी के साथ साथ ML6 जिसमें हाइब्रिडेशन sp3d2 या फिर d2sp3 हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा, सारे एंगल्स होंगे वो 90 डिग्री के होंगे, सेंट्रल मेटल एटम है, लिगेंड यहाँ पे 6 होंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी। इनके बीच में भी जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा और इनके बीच में भी जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। ऑक्टाहेड्रल क्यों है उसकी स्ट्रक्चर आपको बता ही रखी है। 4 लिगेंड जो ये हैं ये ऊपर वाले लिगेंड के साथ 4 ट्रायंगल बना सकते हैं, बना रखे हैं। एक ट्रायंगल यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है, एक इन तीनों के बीच में और एक इन तीनों के बीच में। 4 ट्रायंगल ऊपर है फेस और 4 ट्रायंगुलर फेस नीचे हैं, इसलिए इसको नाम दिया हमने ऑक्टाहेड्रल। फॉर एग्जाम्पल इनके साथ साथ इनके एग्जाम्पल बता देता हूं मैं। ML2 का हम जनरल एग्जाम्पल ले सकते हैं AgCN2 माइनस सिल्वर यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, साइनाइड -1 में, 2 साइनाइड आयन है, ये आयन कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता है। तो सिल्वर सेंटर में रहेगा, 2 साइनाइड आयन 180 डिग्री के एंगल पर उसके ऊपर जुड़े हुए होंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाकर। तो ये इसका एग्जांपल हो गया, जनरली लीनियर स्ट्रक्चर होगी इसकी। और ये कॉम्प्लेक्स कब बना था? मेटलर्जी में आपको बता रखा है कि मेटलर्जी में ये कॉम्प्लेक्स हाइड्रोमेटलर्जी के अकॉर्डिंग सिल्वर या नेटिव मेटल सिल्वर को सेपरेट करने के लिए NaCN के साथ उसका ट्रीटमेंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करवाते हैं, तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है। इन केस ऑफ Ml3 CuNS3 होल थ्राइस कॉपर के साथ बनता है, CuNS3 होल थ्राइस, CuNS3 होल भी बनता है, होल थ्राइस जो बनेगा इसमें +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर यहाँ पे प्रेजेंट है, इसकी ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होगी। इन केस ऑफ Ml4 दो कंडीशन बन सकती हैं, sp3 या फिर dsp2, दोनों का एग्जांपल बताऊं मैं। तो यहाँ पे एग्जांपल होगा NiCO4, यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं NiCN4 -2 कॉम्प्लेक्स है, dsp2 हाइब्रिडेशन होता है इसमें sp3 होता है। इसके साथ साथ हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं NiCl4 -2, इसमें भी हाइब्रिडेशन sp3 होता है। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स के बारे में कई बार पूछा जाता है कि NiCl4 -2 तो टेट्राहेड्रल है और NiCl4 -2 स्क्वायर प्लेनर है, तो ये तो टेट्राहेड्रल होंगे दोनों। और ये जो होगा ये स्क्वायर प्लेनर होगा, ये हाइब्रिडेशन में बताएंगे आपको। ये जो VBD बैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी इसी चैप्टर के अंदर, उनके अंदर इनकी स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया गया है, तो वो एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम ले सकते हैं ML5। ML5 में भी 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं, एक तो sp3d और एक dsp3। sp3d फॉर एग्जांपल आयरन का ही कॉम्प्लेक्स लिया हमने Fe5, आयरन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, फ्लोरीन -1 में, नेट पे जो चार्ज आएगा वो -3 आएगा। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं FeCO5, आयरन यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ध्यान दे लेना, दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे 0 है, क्योंकि CO कार्बोनिल एक सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब कि सबसे ज्यादा बेसिक नेचर का है, लोन पेयर बहुत जल्दी डोनेट करता है। 2 डोनर एटम है इसमें, ऑक्सीजन भी है वो कार्बन भी है, लेकिन कार्बन ज्यादा अच्छा डोनर होता है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इसलिए कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पे आयरन के पास डोनेट करता है और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट कर लेता है। दोनों ही कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर होगी वो ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल होती है। कार्बोनिल जब मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है हमेशा। कार्बोनिल जब किसी मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। नेक्स्ट इज ML6। ML6 में भी 2 कंडीशन बन सकती हैं, एक तो sp3d2 और एक d2sp3, इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स। अंदर वाला डी पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम इनर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स नाम दे रहे हैं, और आउटर डी पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पे तो आउटर ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स नाम दे रहे हैं। इसका एग्जांपल ले सकते हैं FeF6 -4 और इसका एग्जांपल ले सकते हैं FeCN6 -4। दोनों की स्ट्रक्चर जो होती है वो ऑक्टाहेड्रल होती है।
तो इस टाइप से हम इसके पॉलीहेड्रॉन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट 6th, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर है कि सेंट्रल मेटल एटम से लिगेंड्स ने कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं। कितने लिगेंड है ये नहीं है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से सेंट्रल मेटल एटम जुड़ा हुआ है, विच इज कोऑर्डिनेशन नंबर, मींस नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद सेंट्रल मेटल एटम is called coordination number। उसको हमने नाम दिया है coordination number। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स है FeCN6 -4। इसका मीनिंग क्या है कि सेंट्रल के अंदर तो आयरन +2 में है, और +2 में जो आयरन है वो 6 साइनाइड से, हाइब्रिड स्टेट अभी बता दिया मैंने, D2sp3 होती है, 6 साइनाइड से कॉम्प्लेक्सेस है, इस टाइप से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना हुआ है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है ये। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के साथ साथ यहाँ पे ध्यान देना है, मैं रिपीट जो कर रहा हूँ दोबारा से, कि आयरन के साथ कार्बन ने बॉन्ड बनाया है, नाइट्रोजन ने नहीं। यहाँ पे भी कार्बन ने बनाया, 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 इसलिए नाइट्रोजन को मैंने इधर लिख दिया और कार्बन को इधर। तो जो बॉन्डेड है उसी को हम डायरेक्ट मेटल के साथ दिखाएंगे कि मेटल के साथ कौन बॉन्डेड है। तो कार्बन बॉन्डेड है, आयरन पे +2 चार्ज है, -6 नेट चार्ज हो गया, तो सॉरी -6 साइनाइड पे चार्ज है, तो नेट चार्ज इस पे आ गया -4, जो यहाँ पे हमने पुट किया है। फॉर एग्जाम्पल Cu NH3 H2O twice +2। अगर इसको देखते हैं तो इसमें भी लिगेंड कितने हैं, 4 और 2 6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया है। 6 क्यों हुआ है, क्योंकि आयरन ने 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं यहाँ पे, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे 6। यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, लिगेंड 6 है इसलिए नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 बने हुए इसलिए। तो इसकी कंडीशन अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि कॉपर Cu+2 फॉर्म में सेंट्रल मेटल एटम है और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं, जिनमें से 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना रखे हैं अमोनिया ने और 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं वाटर ने। मैं सपोज करूं वाटर ने यहाँ बॉन्ड बना रखा है, तो ऑक्सीजन डोनर एटम है इसमें, वाटर न्यूट्रल हो गया। यहाँ पे भी बॉन्ड बना रखा है वाटर ने, तो ऑक्सीजन डोनर एटम है, इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे अमोनिया ने, अमोनिया में नाइट्रोजन डोनर एटम है, तो डोनर एटम को हम मेटल की साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज ऑल्सो ऑक्टाहेड्रल। और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 6। इसी टाइप से हम बात करें FeCO5 की या फिर NiCO4 की। कार्बोनिल लिगेंड है, न्यूट्रल होता है। उस पहले वाले केस में नेट चार्ज कितना हो गया +2, जो कि केवल कॉपर पे था, वाटर और अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं था। कार्बोनिल है, इसमें कार्बन डोनर है, निकल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। अभी बता दिया मैंने कि कार्बोनिल हमेशा ही मेटल की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही बॉन्ड बना लेता है। हाइब्रिड स्टेट इसकी मैंने आपको बता दी sp3 होती है। तो इस कंडीशन में निकल सेंटर एटम है जिसमें कोई चार्ज नहीं है, और 4 कार्बोनिल जो होते हैं उन्होंने यहाँ पे बॉन्ड बना रखे हैं। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन से कार्बन की तरफ भी है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा ये। और टेट्राहेड्रल के साथ साथ कार्बन डोनर है, इसलिए कार्बन को वहां पे मैंने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे निकल की तरफ, नेट पे 0 चार्ज हो गया। फॉर एग्जांपल FeCO5 कार्बोनिल के साथ ये, इसको अगर हम देखते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर NiCO4 के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा, इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 हो जाएगा, क्योंकि 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा आयरन। आयरन सेंट्रल एटम है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेटस की, कार्बोनिल यहाँ पे 5 जुड़े हुए हैं। हाइब्रिड स्टेट आपको बता चुका हूं मैं इसकी, DsP3 होती है, C ट्रिपल बॉन्ड O
ऑप्शन से कार्बन की तरफ भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ट्रायंगल या ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। स्ट्रक्चर होती है इसकी। नेट पे 4 0 हो जाएगा, कोऑर्डिनेट नंबर यहाँ पे 5 होगा। इसी टाइप से अगर हमारे पास ये तो मोनोडेंटेट लिगेंड थे, मोनोडेंटेट का मतलब एक लिगेंड एक बार में केवल एक ही बॉन्ड बना पा रहा है। ऐसे भी लिगेंड हो सकते हैं जो एक बार में जिनमें 2 डोनर एटम और दोनों एक ही मेटल के साथ बॉन्ड बना सकते हैं। आगे लिगेंड्स में एक्सप्लेन करूंगा मैं, एक बार बता देता हूं मैं आपको कि फॉर एग्जांपल FeC2O4 होल थ्राइस -3, सपोज करो एक कॉम्प्लेक्स है, C2O4 इज -2, इट इज ऑक्जेलेट, ऑक्जेलेट आयन है और ये लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है। ऑक्जेलेट किस टाइप से होता है, C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O एंड O- एक ही आयन है C2O4 -2। अब यहाँ पे दोनों ही ऑक्सीजन जो होते हैं वो डोनर एटम है, मेटल के साथ दोनों ही बॉन्ड बनाएंगे। इसलिए इस केस में अगर देखते हैं तो 3 ऑक्जिलेट हैं। अब एक ऑक्जिलेट 2 बॉन्ड बना पाता है तो 3 ऑक्जिलेट यहाँ पे 6 बॉन्ड बना पाएंगे। मींस इसकी जो स्ट्रक्चर होगी वो इस टाइप की होगी। फॉर एग्जांपल अगर इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो आयरन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, 3 लिगेंड है लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 बनेंगे यहाँ पे। ऑक्जिलेट अभी मैंने बताया ऑप्शन का O- C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O एंड O-, एक ऑक्जिलेट हो गया। इस ऑप्शन ने यहाँ पे एक बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे भी एक बॉन्ड बना लिया, मींस एक ऑक्जिलेट ने 2 बॉन्ड बनाए हैं। उसी कंडीशन में अगर यहाँ पे देखते तो O-, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड O-, दूसरा ऑक्जिलेट ये हो गया जिसने भी 2 बॉन्ड बना लिए, और एक ऑक्जिलेट ये O-, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड O-, इसने भी बॉन्ड बना लिया। कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल बन गया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। उसके साथ साथ एक ही लिगेंड जब 2 या 2 से ज्यादा भी बना सकते हैं, आगे एग्जांपल दूंगा मैं, 2 से ज्यादा बॉन्ड बना के किसी एक ही सेंट्रल एटम से जुड़ता है तो एक रिंग बन जाती है, और जो रिंग बनती है उससे चीलेशन होता है, रिंग फॉर्मेशन। आगे भी बताऊंगा मैं, रिंग फॉर्मेशन इज चीलेशन। मींस बाइडेंटेट लिगेंड जिसमें 2 है, ट्राइडेंटेट लिगेंड जिसमें 3 डोनर एटम है, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड जिनमें हेक्साडेंटेट में 6 डोनर एटम होंगे, और एक ही एटम के साथ अगर वो बॉन्ड बनाते हैं एक ही लिगेंड तो उस कंडीशन में वहां पे चीलेशन होता है, रिंग फॉर्मेशन होती है, और रिंग फॉर्मेशन से स्टेबिलिटी बढ़ती है कॉम्प्लेक्स की। तो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि इसमें 3 रिंग बनी हुई है, 3 रिंग बनी हुई है, और कोऑर्डिनेशन नंबर अब 3 नहीं है। इसको देख के कोऑर्डिनेशन नंबर एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम के साथ 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया यहाँ पे 6 हो गया। 7th, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में जो एंटिटी पे चार्ज होता है वो उसमें प्रेजेंट एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिकल सम होता है। मींस चार्ज ऑफ एंटिटी नेट चार्ज इज एल्जेब्रिकल सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ atoms or species present in entity के अंदर जो प्रेजेंट है स्पीसीज उनके ऑक्सीडेशन नंबर का एल्जेब्रिकल सम होता है, नेट होता है। फॉर एग्जांपल आपसे कह दिया कि FeCN6-4 है या फिर FeCN6-3 है। अभी मैंने आपको बताया ये फेरोसाइनाइड आयन है और ये फेरीसाइनाइड आयन है। ये नेट जो चार्ज है 4 है। सपोज दैट द सेंट्रल एटम के ऊपर X चार्ज है, सपोज दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इज X, प्लस में साइनाइड कंटेन ऑलवेज -1 चार्ज। किस वजह से होता है साइनाइड में -1? क्योंकि कार्बन
ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। नाइट्रोजन यहाँ पे -3 में होता है और कार्बन यहाँ पे +2 में होता है ऑक्सीडेशन नंबर में। नेट चार्ज -1 हो गया, जो कि नेट इसके ऊपर आया हुआ है। तो 6 साइनाइड है, सभी पे -1 चार्ज है, देन 6 × -1 which is equal to -4, then X will be +2। तो यहाँ पे आयरन जो होता है वो सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इसका केस देखें तो आयरन X मान लिया हमने, प्लस में 6 × -1 which is equal to -3, then X will be +3। तो सेंट्रल मेटल एटम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ध्यान दे लेना, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो सकती है या फिर प्लस हो सकती है, कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस नहीं हो सकती क्योंकि मेटल है। और भी केस दे सकते हैं हम, फॉर एग्जांपल NiCN4 -2, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है हमें, देन X +4 × -1 which is equal to -2, then X will be +2। तो आयरन यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। फॉर एग्जांपल FeC2O4 होल ट्वाइस ClH2 -2 है सपोज करो नेट पे चार्ज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आयरन के लिए हमने X मान लिया, C2O4 जो होता है -2 में होता है, देन C2O4 के ऊपर -2 2 थे मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 2 × -2, प्लस में क्लोराइड Cl माइनस में होता है तो इसके लिए -1, और प्लस में वाटर पे 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता, और विच इज इक्वल टू -2 नेट चार्ज एलजेब्रिक सम के इक्वल होगा। तो x -4 -1 which is -2 means x is 5 -2 which is +3, यानी कि आयरन यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। ये थी जनरल टर्म्स जो हम इसमें यूज करेंगे। एक चीज और बता देता हूं मैं, 7 नंबर पे चिलेशन। In case of bidentate or polydentate ligand, bidentate means 2 donor atoms or polydentate more than 2 डोनर एटम्स। बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड के केस में जब वो लिगेंड एक ही मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं तो उस कंडीशन में रिंग फॉर्मेशन होती है और उस प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं चिलेशन। व्हेन these formate coordinate bond more than one coordinate bond with an metallic atom या an atom metallic atom or ion, then a ring formation take place. Is called chelation. और चिलेशन अगर कॉम्प्लेक्स में होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा चिलेशन, जितनी ज्यादा रिंग फॉर्मेशन, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिलेशन। कॉम्प्लेक्स की जो स्टेबिलिटी होती है वो चिलेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इसका एग्जांपल मैंने बता दिया। यहाँ तक आपके समझ आ गया। फर्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट हम कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे लिगेंड्स की टाइप्स और वर्नर थ्योरी। और यहाँ तक समझ आ गया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।